Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 3rd of April 2019. तो 3 अप्रैल 2019 का न्यूज़ एनालिसिस देखते हैं. Before we start, these are the questions for you today. First question is, which of the following statement is correct about core industries? First statement is saying that electricity generation has highest weightage among all the sectors included in the core industries. Second statement is saying that base year for core industries is 2012-2013. कौन कौन से स्टेटमेंट सही है आपको बताना. ऑप्शन सर 1 only, 2 only, both या none. क्वेश्चन नंबर 2 इज इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विथ. तो इकोनॉमिक ग्रोथ कब कपल हो जाती है? ऑप्शन आर किसके साथ कपल होती है, मतलब इसके साथ और क्या होता है. कपल्ड विथ का मतलब इसके साथ और क्या होता है. ऑप्शन आर ए डिफ्लेशन, बी इन्फ्लेशन, सी स्टैगफ्लेशन या डी हाइपर इन्फ्लेशन. तो दिस हैज़ बीन आस्क्ड इन यूपीएससी ऑलरेडी. ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है, तो आपको बताना है इसका आंसर. थर्ड क्वेश्चन इज विच मोस्ट ऑफ द एक्सप्लोजन्स इन माइंस अकर ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ. दिस ऑल्सो हैज़ बीन आस्क्ड इन यूपीएससी एग्जामिनेशन. तो आपको बताना है कि मोस्ट ऑफ द एक्सप्लोजन्स इन द माइंस, जो माइंस में एक्सप्लोजन होते हैं, इनमें से किसके मिक्सिंग के कारण होते हैं. ऑप्शन आर ए हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन, बी ऑक्सीजन विद एसिटिलीन, सी मीथेन विद एयर या डी कार्बन डाइऑक्साइड विद ईथेन. सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो. नाउ फ्रेंड्स, पीआईबी जैसा कि हमने रिलीज़ किया था, थैंक्स फॉर शोइंग सो मच लव टू अस. पीआईबी आप लोग को बहुत पसंद आ रही है, एंड थैंक्स फॉर द फीडबैक प्रोवाइडेड. जिन लोगों ने फीडबैक प्रोवाइड किया है, दे हैव मेल्ड मी सेपरेटली, सो थैंक्स फॉर दैट एंड कीप ट्रस्टिंग अस, एंड दैट विल बी अ कॉम्प्रिहेंसिव बुकलेट. क्योंकि हम आपको पता है कि हम जो बुकलेट प्रोवाइड करें दैट इज़ कंप्लीट फॉर योर प्री एज वेल एज मेंस. जो हिंदू अगर आप ले रहे हैं तो हिंदू विल बी कंप्राइजिंग ऑफ बोथ द न्यूज़ आइटम्स एज वेल एज एडिटोरियल्स. और पीआईबी जो पूरा गवर्नमेंट का जितना कच्चा चिट्ठा है, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी उसमें है ऑलरेडी. स्कीम्स भी उसके अंदर इंक्लूडेड है, प्लस ऐसी चीज़ जो अलग से सेपरेट क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, वो सारे उसमें ऑलरेडी न्यूज़ के फॉर्म में कवर्ड रहते हैं. सो दैट इज ऑल्सो कॉम्प्रिहेंसिव. तो जिनको लेनी है पीआईबी की बुकलेट, दे कैन टेक इट फ्रॉम द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन बिलो. नाउ फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़ एनालिसिस पार्ट. स्टार्ट करते हैं. तो आरबीआई सर्कुलर टू बैंक्स ऑन लोन डिफॉल्टर्स हैज़ बीन क्वैश्ड. तो आरबीआई ने एक सर्कुलर निकाला था रिगार्डिंग द लोन डिफॉल्टर्स. तो बैंक्स के लिए एक सर्कुलर निकाला था आरबीआई ने, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया है. अब सर्कुलर क्या बोल रहा था? सर्कुलर ये बोल रहा था कि जो लेंडर बैंक है, यानी कि जिस बैंक ने लोन दिया है, वो बैंक 6 महीने के अंदर आइदर दे रिजॉल्व देयर स्ट्रेस्ड एसेट अंडर 6 मंथ टाइम पीरियड, यानी कि 6 महीने के अंदर या तो वो अपने स्ट्रेस्ड एसेट्स को रिजॉल्व करें, मतलब कि अपना लोन वापस लें जो उन्होंने दिया था लोन, वो या तो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट जो है लोन जो उसका इंटरेस्ट रेट है वो सब वापस पाना शुरू कर दें, या फिर वो मूव कर जाएँ इंसॉल्वेंसी कोड के अंतर्गत. ओके, या फिर वो उसको मूव कर दें इंसॉल्वेंसी कोड के अंतर्गत, मतलब कि जो एंटिटी ने लोन लिया उसको इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी के अंदर डाल दें. तो 6 महीने का ही टाइम पीरियड दिया गया था फॉर मतलब रीगेनिंग दैट स्ट्रेस्ड एसेट. तो ये था उसका सर्कुलर. और ये जो था, ये लोन था फॉर मोर देन 2000 करोड़. जो लोन 2000 करोड़ से ज़्यादा का है, उसके लिए ही ये सर्कुलर निकाला गया था. अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा. दिस सर्कुलर हैज़ बीन क्वैश्ड. ओके, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, और ज़्यादा टाइम देने की बात है. और जो आगे मैं और आपको बताऊंगा इसमें इसके कारण क्या हुआ, आरबीआई ने क्या बोला, क्योंकि ये इकोनॉमी पेज में फिर से दोबारा आएगा. बट अभी याद रखिएगा कि जो सर्कुलर था वो क्या था, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि उसको कैश करने का. नो एंजाइम टू कर्व बैक्टीरिया सेल ग्रोथ डिस्कवर्ड. ओके, अब देखो क्या है, साइंटिस्ट एट द सेंटर ऑफ सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो सीसीएमबी है, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, दे हैव डिस्कवर्ड एन एंजाइम विच हेल्प्स इन ब्रेकिंग द सेल वॉल्स. मतलब क्या होता है बेसिकली, जो एनिमल सेल होती है, आप सबको पता है कि जो ये सब बैक्टीरियाज और ये सब रहते हैं, इन सब की छोटी छोटी सेल्स होती हैं. ओके, बिल्कुल मॉलिक्यूलर लेवल पे होती है. अब सेल वॉल रहती है जो कि प्रोटेक्ट करती है, आउटसाइड कंटेंट को अंदर नहीं आने देती, अंदर के कंटेंट को बाहर नहीं आने देती, वो उनको प्रोटेक्ट करके रखती है. और उसके अंदर एक एंजाइम है बेसिकली जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है. ओके, सो उसको बोलते हैं सीजर एंजाइम. यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, सीजर एंजाइम उसका नाम है, सीजर एंजाइम. तो जो टेक्निक है बेसिकली वो ये है कि आपको सीजर एंजाइम को ब्लॉक कर देना है. अगर आपने सीजर एंजाइम को ब्लॉक कर दिया तो फिर बेसिकली वो डिवीजन नहीं होगा और सेल वॉल पूरी ग्रो नहीं कर पाएगी, और उस बैक्टीरिया को अपन स्टॉप कर सकते हैं. अब बैक्टीरिया कौन सा है? इकोलाई की बात चल रही है बेसिकली. यहाँ पे इकोलाई की बात चल रही है, जो कि बहुत सारी डिसीजेस कॉज करता है. ओके, अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे इकोलाई की, जो कि कॉलेरा, लेप्रेसी, ट्यूबरकुलोसिस, ये सारी बैक्टीरियन डिसीज हैं. ये भी याद रखिएगा, जो कॉलेरा है, चाहे वो टीबी हो चाहे लेप्रेसी हो, ये सारी काहे की है, बैक्टीरियल डिसीजेस हैं. ओके, और ये सब यहाँ पे क्या होता है, इकोलाई बैक्टीरिया सेल फंक्शन करता है, और कॉलेरा, लेप्रेसी और ट्यूबरकुलोसिस, ये 3 बीमारी जो हम रहता है, ये तीनों की तीनों आपकी
बैक्टीरियल डिसीज ऐसे पूछना ना कभी कभी क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज आर कॉज्ड बाय वायरसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरियाज, तो याद रखिएगा जैसे ट्यूबरकुलोसिस ऐसे कभी कभी लोगों को लगेगा कि वायरस के कारण होता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये उसके बैक्टीरिया का नाम होता है माइकोबैक्टीरियम, तो वो बेसिकली बैक्टीरिया होता है। कॉलेरा भी सेम विब्रियो कॉलेराई कहलाता है, आई थिंक विब्रियो कॉलेराई कहलाता है वो बैक्टीरिया। और ये इसी तरीके से जैसे लेप्रेसी भी है, लेप्रेसी के बारे में एक और चीज़ याद रखिएगा, वो हैंसेंस डिसीज़ भी कहलाती है। ओके, लेप्रेसी इज ऑल्सो नोन एज हैंसेंस डिसीज़, तो ये भी याद रखेगा और ये सब चीज़ें याद रखेगा। तो बेसिकली यही है कि ये सीजर एंजाइम को बेसिकली आपको क्या करना है, ब्लॉक कर देना है। अगर आप सीजर एंजाइम को ब्लॉक कर देंगे तो वो सेल डिवीजन को स्टॉप कर देगा। सेल डिवीजन स्टॉप हो जाएगा तो बेसिकली पूरी ग्रोथ नहीं होगी सेल वॉल की। अगर सेल वॉल की ग्रोथ नहीं होगी तो फिर पूरा बैक्टीरिया ही डेवलप नहीं हो पाएगा। सो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर, ये याद रखेगा। आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस, आगे की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे अफ्स्पा के बारे में न्यूज़ आई थी। अफ्स्पा स्केल्ड बैक इन अरुणाचल प्रदेश। तो आफ्टर 32 ईयर्स द कंट्रोवर्शियल आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, अफ्स्पा को आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट बोलते हैं, उसको वापस ला दिया गया है। ओके, ये इसमें बहुत सारी पावर्स दे दी जाती है सिक्योरिटी फोर्सेस को, याद रखिएगा। इसमें ये पार्शली रिमूव्ड था अभी तक, अरुणाचल प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट से पार्शली रिमूव्ड था और अब इसको वापस ला दिया गया। ओके, तो थोड़ा अफ्स्पा के बारे में आपको चीज़ें बता देता हूँ। अफ्स्पा का बेसिक मतलब है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको बहुत ज़्यादा पावर दे दी जाती है इन एरियाज़ विच आर नोन एज डिस्टर्ब्ड एरियाज़। ओके, तो ऐसे एरियाज़ जिनको डिस्टर्ब्ड एरियाज़ घोषित कर दिया जाता है बाय द गवर्नमेंट या जो भी है, आगे मैं आपको बताऊँगा, तो उन एरियाज़ में जो डिस्टर्ब्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत ज़्यादा पावर दे दी जाती है। और वो जो पावर दी जाती है उस कारण से इसका लोग विरोध भी करते हैं, बोलते हैं कि ये तो पूरा डेस्पोटिक पावर्स हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस कुछ भी कर सकती हैं। तो आगे हम देखते हैं क्या क्या कर सकती है बेसिकली। सो दे हैव द अथॉरिटी टू प्रोहिबिट अ गैदरिंग ऑफ 5 और मोर पर्सन्स। जो अफ्स्पा के अंदर पावर है बेसिकली वो ये है कि वो गैदरिंग को स्टॉप कर सकते हैं 5 या 5 से लोगों से ज़्यादा की। दे कैन यूज़ फोर्स और इवन ओपन फायर आफ्टर गिविंग ड्यू वार्निंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, दे कैन ओपन फायर बट आफ्टर गिविंग ड्यू वार्निंग। तो अगर आपको यूपीएससी स्टेटमेंट देता है कि दे कैन ओपन फायर विदाउट गिविंग एनी वार्निंग तो वो गलत हो जाएगा। याद रखिएगा, अफ्स्पा में आप फायरिंग ओपन कर सकते हैं लेकिन आपको ड्यू वार्निंग देनी पड़ेगी। सो दैट इज द थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दैट। फिर अगर आपको रीजनेबल सस्पिशन आपको है तो आर्मी पर्सन कैन ऑल्सो अरेस्ट अ पर्सन विदाउट अ वारंट। ओके, दे कैन इंटर और सर्च अ प्रीमाइस ऑल्सो विदाउट अ वारंट एंड दे कैन बैन द पोजेशन ऑफ फायर आर्म्स। तो वो बिना किसी वारंट के इंटर कर सकते हैं, आपके घर में तलाशी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कुछ स्पेशल पावर से दो की दी जाती है। ओके, और डिस्टर्ब्ड एरिया क्या होता है और किसके पास पावर है कि डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करते हो, तो याद रखिएगा डिस्टर्ब्ड एरिया एक ऐसा एरिया है जो कि सेक्शन 3 ऑफ अफ्स्पा एक्ट के अंदर डिक्लेयर्ड है। सेक्शन 3 ऑफ अफ्स्पा एक्ट, तो एन एरिया कैन बी डिस्टर्ब्ड ड्यू टू डिफरेंसेज और डिस्प्यूट्स बिटवीन अ मेंबर ऑफ डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप, सोशल ग्रुप्स, लैंग्वेज के कारण अगर कोई वहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है या रीजनल ग्रुप के कारण डिस्प्यूट चल रहा है, कास्ट डिस्प्यूट चल रहा है, तो ये सारी चीज़ों के केसेस में इस एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित किया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और द गवर्नर ऑफ स्टेट, याद रखिएगा, और द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी, ये 3 लोग हैं, याद रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर उस स्टेट का गवर्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी, दे कैन डिक्लेयर होल और स्मॉल पार्ट ऑफ एन एरिया एज डिस्टर्ब्ड एरिया। तो ये याद रखिएगा, ये लोग हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नर या जो एडमिनिस्ट्रेटर, अगर यूटी है तो उस केस में एडमिनिस्ट्रेटर, तो इनके पास पावर रहती है सेक्शन 3 के अंदर, याद रखिएगा, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और इन्फोर्स कौन करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यूजुअली इन्फोर्सेस दिस। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यूजुअली इन्फोर्सेस दिस अफ्स्पा, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और द एक्ट केम इनटू फोर्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंक्रीजिंग वायलेंस इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स डिकेड्स अगो। बहुत पहले 10, 20, 50 साल पहले एक्चुअली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जब स्टार्ट हुआ नागालैंड मूवमेंट और ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई, तो उस समय का है बेसिकली ये अफ्स्पा स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है। और ये सितंबर 11, 1958 में आया था सबसे पहले। ओके, सितंबर 11, 1958 में, एंड इट बिकेम द आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट ऑफ 1958। सो दैट इज द ओरिजिन ऑफ दिस अफ्स्पा एक्ट। ओके, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन से स्टेट्स है बेसिकली, नागालैंड हो गया, असम हो गया, मणिपुर, कुछ टेरिटरीज को अगर एक्सक्लूड कर दिया तो मणिपुर, और अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे भी अब आ गया है। और सेंटर ने मेघालय से रिवोक कर दिया था 1 अप्रैल 2018 में, मेघालय से रिवोक कर दिया गया था। ये भी कुछ चीज़ें याद रखेगा। ओके, एंड त्रिपुरा से भी विड्रॉ कर लिया गया था। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर टू हैज़ अ सिमिलर एक्ट, तो अफ्स्पा जैसा एक्ट आपका अफ्स्पा ही बेसिकली आप बोल सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी है। तो कुछ स्टेट्स भी हैं जहाँ पे अभी ये सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे ये अफ्स्पा लागू पड़ता है। ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
यहाँ पे ब्रूस के बारे में है, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन का जैसे बॉयकॉट चल रहा है वहाँ पे, तो ब्रूस के बारे में कुछ बताता हूँ। तो रियांग ट्राइब है, बेसिकली रियांग ट्राइब है या ब्रू ट्राइब है। तो याद रखिएगा ये त्रिपुरा में ट्राइब्स पाई जाती हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इन त्रिपुरा, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसको भी अभी रहने देते हैं। सो ब्रू ट्राइब हो गई या रियांग ट्राइब की बात कर लेते हैं। तो ब्रू ट्राइब जो है बेसिकली, तो इसके बारे में बता देते हैं कि ये जो आपको कॉफ़ी भी मिलती है ना, वो इन्हीं से रिलेटेड है। और दे आर 21 शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं इन द, याद रखिएगा, दे आर वन ऑफ द 21 शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ त्रिपुरा। रियांग या ब्रू बोलते हैं। इनका एक डांस है बेसिकली होजागिरी डांस, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होजागिरी डांस इज़ देयर विच इज़ वेरी फेमस फॉर देम। तो होजागिरी डांस भी याद रखिएगा आप। एंड ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, त्रिपुरा स्टेट में पाई जाती हैं। आगे मूव करते हैं। स्पेस कम हो गया, आपने देख लिया है, हो सकता है वीडियो बीच में कट भी जाए, है ना। यहाँ पे ऑलिव रिडली टर्टल्स के बारे में दिया गया है। यहाँ पे सिंधु दुर्ग डिस्ट्रिक्ट है जो कि कोंकण रीजन में आता है। सिंधु दुर्ग डिस्ट्रिक्ट है जो कि कोंकण रीजन में आता है, वहाँ का नाम है, याद रखिएगा। ओके, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिंधु दुर्ग, और कहाँ पर आता है ये? कोंकण डिस्ट्रिक्ट रीजन में आता है, कोंकण रीजन में आता है। यहाँ पे ऑलिव रिडली टर्टल के बारे में लिखा गया है। और कुछ आप बाकी जो जगहें हैं, ऋषिकुल्या आपको पता है, गहिरमाथा आपको पता है, ये सारी चीज़ आपको पता ही है, गहिरमाथा, ऋषिकुल्या, है ना। तो ये सारी चीज़ जगहें भी याद रखेगा, ये उड़ीसा में पाई जाती हैं। इसके अलावा कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। इसके अलावा होप आइलैंड है, होप आइलैंड भी आंध्र प्रदेश का है। तो ये सारी चीज़ें अलग जगह हैं जहाँ पे ऑलिव रिडली टर्टल का काम होता है। तो ये भी सब मैंने आपको बताया ही हुआ है। SCS फॉर स्टेट्स नॉट पॉसिबल अंडर फाइनेंशियल पैनल रूल्स, ऐसा जेटली जी ने कहा है कि SCS पॉसिबल नहीं है। अब SCS है क्या? बेसिकली स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की बात कर रहे हैं। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो 5th फाइनेंस कमीशन ने 1969 में स्टार्ट किया था। 5th फाइनेंस कमीशन ने 1969 में स्टार्ट किया था, और अब अरुण जेटली जी का कहना है कि इसको नहीं लागू कर सकते हैं। इट हैज़ नॉट बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी याद रखिएगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है। फाइनेंस कमीशन के बारे में आपको पता है कि आर्टिकल 280 के अंतर्गत हर 5 साल के एंड होने के बाद आपको फाइनेंस कमीशन का गठन करना पड़ेगा बाय द प्रेसिडेंट गठन करता है, या ये भी याद रखिएगा। ओके, सो दैट इज़ द थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और SCS स्टेट्स के अंदर आते कौन कौन से हैं? तो असम, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, उत्तराखंड एंड मिजोरम। दीज आर द स्टेट्स विच आर कमिंग अंडर द SCS स्टेटस या फिर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, याद रखेगा, है ना। आगे मूव करते हैं अगले पेजेस की तरफ, क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। यहाँ पाकिस्तान ने क्या किया है? बेसिकली इंडियन फ्लाइट्स हैं उनके लिए अपना एयर स्पेस क्लोज कर दिया। तो पाकिस्तान हैज़ क्लोज द मतलब अपना एयर स्पेस क्लोज फॉर द इंडियन फ्लाइट्स। तो अब इंडिया की जो फ्लाइट्स हैं दूसरी कंट्रीज़ में, फॉर एग्जाम्पल रशिया में जाने वाली या अस्ताना जाने वाली या काबुल जाने वाली, तो उनमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। सो दैट इज़ द थिंग विच हैज़ बीन मेंशन्ड इन दिस न्यूज़ आइटम। इसरो बहुत सारे मिशंस लॉन्च करने वाला है डिफेंस सैटेलाइट्स के, जैसे उनके नाम लिखे गए हैं। राईसैट करेगा मई में, फिर उसके कार्टोसैट 3 करेगा जून में, राईसैट फिर अगेन जाईसैट, GISAT। ये सारे कुछ मिशंस हैं। अभी के कुछ मिशन बता देता हूँ। देखो अभी जब ये आएंगे न्यूज़ में ना, तो सारा आपको पता ही चल जाएगा, तो फालतू में कुछ याद करने की ज़रूरत है नहीं, है ना। ये सब जैसे कि अभी बीच में हाईसिस गया था हमारा, हाईसिस मतलब जो हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग का लिए था, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी इमेजिंग के लिए था, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग हाईसिस था। उसके बाद माइक्रोसैट आर गया था, फिर एमीसैट, अभी हमने जो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के लिए हमने एमीसैट छोड़ा है, वही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेंज में काम करता है। और ये सब चीज़ें याद रखिएगा, है ना। तो अब एक और चीज़ है कि जो इंडिया ने अभी रिसेंटली मिशन शक्ति को टेस्ट किया था। मिशन शक्ति जब इंडिया ने टेस्ट किया, उसमें हमने एक सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय किया, अपनी माइक्रोसैट सैटेलाइट थी उसको डिस्ट्रॉय किया। उसके कारण स्पेस डेब्री बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इंडिया का, और डबल हो गया, ऐसा नासा का कहना है। दैट स्पेस जो डेब्री था वो बढ़ गया है। और ये डाटा निकाला किसने? spacetrack.org। तो spacetrack.org बेसिकली क्या करता है, जो स्पेस डेब्री है उसका डाटा कैलकुलेट करके बताता है कि किस कंट्री का कितना स्पेस डेब्री वहाँ पे है। तो इंडिया का स्पेस डेब्री जो है वो डबल हो गया है आफ्टर द मिशन शक्ति, ऐसा कहा जा रहा है। सो दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, प्लीज़ मेक श्योर यू रिमेंबर दैट। नासा ने इसके लिए हमें फटकार भी सुनाई है कि ऐसा ऐसा आप क्यों करते हो। पोल टाइम सेंसरशिप, बेसिकली ये आर्टिकल जो लिखा गया है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच पे लिखा गया है। अब एक बीजेपी कैंडिडेट है जिनका नाम है तेजस्वी सूर्य। तो तेजस्वी सूर्य ने सिविल कोर्ट को मूव किया रिगार्डिंग 49 न्यूज़पेपर्स और मीडिया आउटलेट्स। तो उन्होंने कहा है कि ये जो 49 न्यूज़पेपर्स हैं, मीडिया आउटलेट्स हैं, ये बेसिकली क्या कर रही हैं, ये हमारी इमेज डिफेम ना करें, इसलिए ये हमारे खिलाफ कुछ भी ना टाइप करें, ऐसा किसका कहना है? तेजस्वी सूर्य का कहना है। बट ऐसा जो ग्रुप्स हैं, जो न्यूज़पेपर ग्रुप्स हैं, उन्होंने कहा है कि जो ये प्री सेंसरशिप है, मतलब इलेक्शन के वाले जो प्री सेंसरशिप है, ये एक तरीके से फ्रीडम ऑफ प्रेस को स्टॉप कर रही है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते हो। और उन्होंने एक विवरण दिया कि आर राजगोपाल केस है 1994 का, आर राजगोपाल केस ऑफ 1994, जिसके अंतर्गत ये बिल्कुल कहा गया है कि कोई ऐसे लॉ नहीं है जो कि ऑथराइज करे इस तरह का प्रायर रिस्ट्रेंट। इस तरह का प्रायर रिस्ट्रेंट आप नहीं लगा सकते। दिस इज व्हाट
वॉट आर राजगोपाल केस हैज़ ऑलरेडी सेट। तो वही चीज़ है इस न्यूज़ आइटम में कि प्री सेंसरशिप आप इस तरह से नहीं लगा सकते। द मैनी एंड डिफरेंट फेसेस ऑफ टेरर, बेसिकली ये आर्टिकल जो लिखा गया है ये टेररिज्म के अगेंस्ट जो भी लड़ाई चल रही है उसको हमें क्यों बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। मतलब कि हम ये नहीं कह सकते कि टेररिज्म खत्म हो चुका है। बेसिकली यहाँ पे एम के नारायणन का ये कहना है, एम के नारायणन ने लिखा है, ज़्यादातर ये सिक्योरिटी रिलेटेड ही लिखते हैं, तो इनका ये कहना है कि टेररिज्म खत्म नहीं हुआ है। बेसिकली ऐसा हम नहीं कह सकते कि खत्म हो गया, और बहुत ज़्यादा हम ओवर एंथुजियास्ट भी नहीं बन सकते इसके लिए। क्यों ऑथर ने ऐसा कहा है कि उन्होंने कहा कि जो ये टेररिज्म है ये अपनी शक्ल बदलता जा रहा है। दे आर चेंजिंग द फेसेस, दे आर चेंजिंग देयर स्ट्रेटजीज, और वो अपनी स्ट्रेटजीज इस तरीके से चेंज कर रहे हैं कि वो मॉडर्न टाइम्स में अडेप्ट हो रहे हैं। ओके, दे आर अडेप्टिंग विद द मॉडर्न टाइम। तो बेसिकली ये इनका कहना है इस आर्टिकल में कि वो अपने मॉडर्न टेक्निक्स में अडेप्ट कर रहे हैं और वो बार बार ऐसे ही कर रहे हैं, मतलब इस तरीके की चीज़ें वो करते जा रहे हैं कि वो आज सस्टेन कर पाएँ। हो सकता है कि कुछ टेरर अटैक्स घटे हों लेकिन जिहादी मूवमेंट्स और ज़्यादा बढ़े हैं। ओके, तो ऑथर का ये भी कहना है कि जिहादी मूवमेंट्स बढ़े हैं, चाहे आप अभी रिसेंटली क्राइस्ट चर्च का देख लो तो वो भी एक तरीके से उसका वो और बढ़ाएगा, है ना। अब जैसे एक क्राइस्ट चर्च में अटैक हुआ, वो क्रिश्चियन है, अगर उसने अटैक किया है तो जाहिर सी बात है कि आगे जाके वो उनके मन में थोड़ा गलत इंपैक्ट करेगा कि आप ऐसा इस तरह से आपने अपनी रेस को सुप्रीम कहा तो दूसरे उसका यूज़ करेंगे। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ भी हो रही है ना, जो और ज़्यादा आग में घी का काम करेगी। फिर ऑथर ने एग्जाम्पल देते जैसे पठानकोट बेस में अटैक हुआ, उरी अटैक हुआ, उसके बाद नगरोटा में अटैक हुआ, CRPF के हमारे जवान अभी शहीद हो गए। ये सारी चीज़ें जो हैं ये नई स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कि टेररिज्म अपना रहा है। तो वही टेररिस्ट और टेररिज्म चेंज होता जा रहा है, और ग्लोबली जो देखा जाए तो टेररिस्ट अटैक वो भी वहाँ ही बढ़े हैं, जिहादी अटैक्स भी बहुत ज़्यादा मतलब इंक्रीज़ हुए हैं। तो वही है कि अभी प्री मैच्योर होगा ये कहना है कि टेररिज्म ख़त्म हो गया है या ISIS बिल्कुल ख़त्म हो गया। ये आइडियोलॉजीज़ हैं और ये हो सकता है एक दूसरे से ट्रांसमिट होते जाए। हो सकता है अभी ये डाउनफॉल पे हो, लेकिन ये अभी एंड नहीं हुए, तो हमको और ज़्यादा काम करते रहना चाहिए। ना हाउ टू अचीव पावर 24/7 फॉर ऑल, पावर कैसे लाई जाए। तो यहाँ पे पहले तो PM सहज बिजली हर घर योजना, सहज योजना के बारे में। तो सहज योजना अगर आपसे पूछे किससे रिलेटेड है तो बिजली से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड है। ऑथर ने अब ये कहा है बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोविजन है उसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ कनेक्शन प्रोवाइड कर दो, मतलब आप सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन प्रोवाइड कर दो वो काफ़ी नहीं होगा। आपको वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी लानी ज़रूरी है ना। कनेक्शन तो सबके घर में होता है, पर किसी घर में बल्ब जल रहा है, लाइट चल रही है, पंखा चल रहा है, वो देखना इंपॉर्टेंट है ना। तो सिर्फ कनेक्शन से काम नहीं चलेगा, आप उनको इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करो। अब 3 चीज़ें हैं ये करने के लिए, 3 स्टेप्स विच ऑथर हैज टोल्ड, मैं आपको बता देता हूँ। पहला स्टेप ये है कि एक रियल टाइम मॉनिटरिंग होनी चाहिए, द रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ द सप्लाई एट द एंड यूज़र लेवल। तो रियल टाइम मॉनिटरिंग आप करो कि एंड यूज़र को कितनी इलेक्ट्रिसिटी पहुँच रही है। दूसरा है डिस्कॉम्स को ये फोकस करना चाहिए ऑन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सप्लाई। तो क्वालिटी ऑफ सप्लाई जैसे वोल्टेज फ्लक्चुएशंस ना हो, ये सारी चीज़ें, मेंटेनेंस सर्विसेज उनको अच्छे से प्रोवाइड की जाए। तो ये सारी चीज़ें डिस्कॉम्स का काम है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनका काम है कि जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करके रखें और मेंटेनेंस सर्विस अच्छे से प्रोवाइड करें। तीसरी चीज़ ये हमको करना है, इंप्रूवमेंट ऑफ द सप्लाई शुड बी कॉम्प्लीमेंटेड विद अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द कस्टमर सर्विस एज वेल। मतलब आप सप्लाई में क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करो प्लस सर्विस भी इंप्रूव करो, जैसे कि उनकी बिलिंग है, उनकी बिलिंग प्रॉपर करो, उनके मीटरिंग प्रॉपर करो, कलेक्शन प्रॉपर करो। तो ये सारी चीज़ें भी आपको करना ज़रूरी है। तो ये आर्टिकल में सारी बातें की गई हैं बेसिकली। द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर इन लोकपाल, बेसिकली ये लोकपाल के ऊपर आर्टिकल है। PC घोष के बारे में आपको पता होगा कि वो अभी रिसेंटली सेलेक्टेड है। अब ऑथर ने ये कहा है कि क्या किसी IAS ऑफिसर को या आगे जाके किसी उसको हम बना सकते हैं लोकपाल की नहीं। ऑथर ने कहा क्यों नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उनके फेलो जो कभी रहे होंगे, उनके साथ काम किए होंगे, उनके खिलाफ ही हो सकता है कुछ केसेस आए, तो उनको भी देखना पड़ेगा उनको। तो इस केस में वो बिल्कुल पार्शली मतलब इम्पार्शली काम नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ कि जो ये लोग रहते हैं, ये जैसे जो इस तरह की है, इसकी प्रॉपर ये नहीं कि क्या क्राइटेरिया है, क्या क्राइटेरिया से आप सेलेक्ट कर रहे हो। ओके, तो ऑथर ने यही सब क्वेश्चंस उठाए हैं एंड ये देखा जाएगा कि जो फंक्शनिंग होगी लोकपाल की वो डिसाइड करेगी कि इसका जो प्रोसीजर है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें ऑथर ने बोली है। तो आगे मूव करते हैं हम आगे की न्यूज़ आइटम्स की तरफ, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। यहाँ पे FATF की बात चल रही है, तो FATF के बारे में देख लेते हैं। पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने के लिए FATF की बात चली। तो FATF का मतलब होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये बना था 1989 में और इसका इनिशिएटिव किसने लिया था, G7 ने लिया था। तो G7 के इनिशिएटिव पे बनाया गया था। G7 की कंट्रीज़ का नाम जरूर बताइएगा, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, टेल मी द कंट्रीज़ अंडर G7 ग्रुप। ओके, फिर जब ये बना था G7 के उसके लीडरशिप में 1989 में, तब ये बना था केवल मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने के लिए बनाया गया था इसको। और इसमें 2001 में टेरर फाइनेंसिंग भी इंक्लूड कर दी गई है। तो ये याद रखिएगा, 2001
2001 में टेरर फाइनेंसिंग इंक्लूड की गई है, लेकिन ओरिजिनली ये केवल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बनाया गया था 1989 में। टेरर फाइनेंसिंग ओरिजिनली नहीं थी, 2001 में आई है टेरर फाइनेंसिंग। 37 कंट्रीज़ की मेंबर है, हेडक्वार्टर्स का पेरिस में है, और FATF ने अभी इसको ग्रे लिस्ट में इंक्लूड किया पाकिस्तान को, लेकिन आगे ब्लैक लिस्ट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब यहाँ पे RBI बोल रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है वो दैट माइट डिले द रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स। क्यों ऐसा किया? क्योंकि अभी RBI ने सर्कुलर क्या निकाला था, देखो क्या सर्कुलर था, बैंक हैज़ टू क्लासीफाई लार्ज लोन्स एज स्ट्रेस्ड विद इन 1 डे ऑफ डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट होने के 1 दिन के अंदर ही आपको स्ट्रेस्ड एसेट घोषित कर देना है। 2000 करोड़ से ज़्यादा के जो लोन्स थे, जो बड़े लोन हैं 2000 करोड़ से ज़्यादा के लोन हैं, उनको 1 दिन के अंतर्गत ही आपको स्ट्रेस्ड एसेट बोल देना है। देन बैंक हैज़ टू फ्रेम अ रेजोल्यूशन प्लान विद इन 180 डेज। 180 दिनों के अंदर आपको एक रेजोल्यूशन प्लान बनाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें अभी के सर्कुलर में थी। ओके, अगर 180 दिनों के अंदर मतलब 6 महीने के अंदर आपने वो रेजोल्यूशन प्लान नहीं काम किया तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो बेसिकली क्यों ये सर्कुलर आया था, क्योंकि जो स्कीम्स चल रही थी जैसे स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग या स्ट्रेस्ड S4A स्कीम जो चल रही है, SDR स्कीम चल रही है, जॉइंट लेंडर फोरम स्कीम चल रही है, ये सब कारगर नहीं साबित हो रही थी स्ट्रेस्ड एसेट के रेजोल्यूशन में। इसलिए RBI ने कहा कि 6 महीने का टाइम पीरियड देते हैं, और 6 महीने में अगर आप रिजॉल्व नहीं कर पाए तो हम इंसॉल्वेंसी का स्टार्ट कर देंगे। ओके, और जो टोटल एडवांसेस थे जो बैड लोन्स के कारण वो 10% से ज़्यादा हो चुके थे, और इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड थोड़ा कारगर साबित हो रहा था। इसलिए RBI ने सोचा कि 6 महीने तक अगर आप रिजॉल्व नहीं कर सकते तो फिर हम ये काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें याद रखना। और कौन कौन से सर्कुलर से अफेक्ट होंगे, बेसिकली सेक्टर्स जो है वो पावर सेक्टर है, स्टील सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर और शुगर सेक्टर है। ओके, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्वैश कर दिया, तो हमने देख लिया सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्वैश कर दिया। PMI की बात चल रही है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स होता है, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के रिगार्डिंग होता है। मैंने कल भी आपको बताया था कि IIP जो निकालता है वो CSO निकालता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और जो आपका PMI है वो निक्की ग्रुप निकालता है। निक्की जापानीज फर्म है निक्की, ये कंपाइल करते हैं PMI डेटा, याद रखिएगा। ओके, और PMI इज बेस्ड ऑन 5 मेजर इंडिकेटर्स, न्यू ऑर्डर्स, इन्वेंट्री लेवल्स, प्रोडक्शन, सप्लायर डिलीवरीज, एम्प्लॉयमेंट इन्वायरमेंट। ओके, इन 5 के ऊपर डिपेंड करता है PMI। और PMI मैंने बताया था कि 50 से अगर ऊपर की वैल्यू आ रही है तो मतलब कि वो ग्रोथ हो रही है, और 50 से नीचे की अगर वैल्यू आ रही है तो वो मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। सो दैट इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। WTO का फॉर्मेशन अभी ऊपर जो हाईलाइटेड निकला वो WTO का फॉर्मेशन के ऊपर है। याद रखिएगा, WTO ओरिजिनली बना पहले आपका दूसरी बॉडी थी जो कि 1948 में बन गई थी, है ना। और आपका जो WTO बना है फाइनली वो 1995 में मराकेश ट्रीटी के बाद बना। ओके, मराकेश ट्रीटी के बाद WTO फाइनली बना है, मराकेश ट्रीटी के बाद। उसके पहले जो था वो GATT था, GATT था। GATT 1948 में बना था, जिसका नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स। ओके, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, और 1995 में मराकेश एग्रीमेंट के बाद आपका WTO बना। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या इंडिया WTO का फाउंडिंग मेंबर है, तो यस, WTO का फाउंडिंग मेंबर इंडिया है, और हेडक्वार्टर जो इसका है वो है कहाँ पे, वो है जिनीवा में। द हेडक्वार्टर ऑफ WTO इज इन जेनीवा। तो ये भी आपको याद रखना है। आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी। सारी जल्दी अपन कंप्लीट कर लेते हैं न्यूज़ आइटम्स। एडिंग एग और मिल्क कैन रिड्यूस द स्टंटिंग इन यंग चिल्ड्रन। स्टंटिंग आपको पता है कि जो हाइट है वो कभी कभी कम हो जाती है, जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं होती। तो अगर आप एग या मिल्क अपनी डाइट में इंक्लूड कर दें तो ज़रूर वो इंक्रीज़ करेगा आपकी हाइट, उसको स्टंटिंग को कम करेगा। विक्रम पटेल को ग्लोबल हेल्थ अवार्ड मिला है। अब विक्रम पटेल एक साइकियाट्रिस्ट हैं, उनको अवार्ड कौन सा मिला है, ही हैज़ वॉन द जॉन डर्क्स कनाडा गेर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड। ओके, याद रखिएगा, जॉन डर्क्स कनाडा गेर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड। तो ये हेल्थ अवार्ड है जो कि विक्रम पटेल को मिला है, साइकियाट्रिस्ट है, एक प्रोफेसर है जो कि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में है, और जॉन डर्क्स कनाडा गेर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड उनको दिया गया है। सो दैट इज द न्यूज़ आइटम फ्रॉम द डे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी ऑन ऑल दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।